हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम क्लास 12th का जो रासायनिक वलगतिकी वाला जो पोर्शन है उसका वन शॉट रिवीजन हम किस प्रकार से करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम केवल थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आर के लवानिया स्वागत करते हैं आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलो आइए, देखो रासायनिक वलगतिकी क्या होती है मैं आपको सिंपल वे में बता दूं। देखो रासायनिक वलगतिकी का मतलब क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो कितने टाइम में पूरा हो रहा है, वो जो रेट है उस प्रोडक्ट बनने की उसको ही हम इसमें मेजर करते हैं। तो तीन प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक तो रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन जो तेज होती हैं, एक होती है वेरी स्लो स्लो रिएक्शन, है ना, और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। तो देखो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन क्या होती है। फास्ट रिएक्शन का मतलब आपको पता है कि रेट क्या होता है, रेट होता है सांद्रता में चेंज, यानी सांद्रता को मैं सी लिख रहा हूं और टाइम को मैं टी लिख रहा हूं। सांद्रता में फाइनल माइनस इनिशियल C2 माइनस C1 नेक्स्ट पता लगेगा आपको, और T2 माइनस का T1 होता है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पता लग गया। तो अब हमें पता लग गया कि अगर जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है ना उनका टाइम कम लगता है तो उनका रेट ज्यादा होता है, तो उसको मेजर नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शन को हम तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देखो कंडीशन क्या है कि दूसरी होती है आपके पास कौन सी, स्लो। बेटा स्लो में देखो आप कि आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई रेट बराबर होती है सांद्रता में किसके साथ चेंज होना, समय के साथ। तो इनका टाइम ज्यादा लगता है तो इनका रेट क्या हो जाता है, कम। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। एक होती है मानवीय वेग से या मॉडरेट, उनका ना तो ज्यादा टाइम लगता है न कम टाइम लगता है, लगभग बीच वाली जो रिएक्शन होती है उनका ही हम अध्ययन यहाँ पे करते हैं, और उनका हम अध्ययन यहाँ करते हैं। और जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का और एसिटिक अम्ल का। देखो रासायनिक अभिक्रिया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का, याद रखेंगे आप, अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं ना उसी का नाम होता है केमिकल काइनेटिक्स। सांद्रता का मात्रक आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है, क्या होता है बताओ, मोल पर लीटर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेट का, रेट बराबर होता है सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। क्या कहलाता है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, रिएक्टेंट से अगर ये प्रोडक्ट बना तो मैंने टाइम डिसाइड कर लिया टी बराबर 0, मैंने टाइम डिसाइड कर लिया टी बराबर 2, मैंने टाइम डिसाइड कर लिया टी बराबर 4, मैंने टाइम डिसाइड कर लिया टी बराबर 8 और टी बराबर 10। यहां तक आ जाओ। मैंने शुरुआत में इसको 10 माना तो ये तो बना ही नहीं था, कितना था 0, थोड़ा सा कम हो गया, कितना 8, तो यहाँ 2 बन गया होगा, यहाँ 6 रह गया तो यहाँ 4 बन गया होगा, यहाँ 4 रह गया तो यहाँ 6 बन गया होगा, यहाँ 2 बन गया तो यहाँ 8 बन गया होगा। और एक और टाइम कंज्यूम कर लेते हैं हम 12, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 हो जाएगा। बोलो यस और नो। चले आगे आ जाओ, सामने आ जाओ। बेटा देखो, मैं अब देखो कोई सा भी रेट देखो, देखो ये रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो समय के साथ कम होते जा रहे हैं, पहले तो ये चीज समझो आप। और प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो समय के साथ बढ़ रहे हैं। देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। शुरुआत में मैक्सिमम अभिकारक होता है, प्रोडक्ट 0 होता है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। देखो मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको मैं R1 मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं। इसको मैं क्या मान लेता हूं, R1 मान लेता हूं, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, R2 मान लेता हूं। ठीक है ना। चलिए अब देखो एक बार, है ना, और इस टाइम को मैंने क्या मान लिया, T1 मान लिया, और इस टाइम को मैंने क्या मान लिया, T2 मान लिया। मैंने क्या बोला था कि सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, R2 माइनस R1 कर दूं मैं, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है बताओ आपके पास, T2 माइनस का क्या कर दूं मैं बताओ, T1 कर दूं।
तो दोनों का डिफरेंट आ जाएगा, और दोनों का जब डिफरेंट आ जाएगा तो क्या लिखूंगा मैं, बताइए, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई क्या लिखा मैंने, डेल्टा टी। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर ये रिएक्टेंट 10 थे, यहां 8 थे, तो फाइनल कंसंट्रेशन कम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो फाइनल वाली कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ध्यान रखना, कभी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, क्या क्या बोला मैंने, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग कभी भी, क्या बोला, कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अपने आगे एक और क्या लगा लेते हैं, हम नेगेटिव लगा लेते हैं। ये केवल अभिक्रिया का वेग नेगेटिव नहीं होता, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अपनी तरफ से लगा लेते हैं। सेम कंसंट्रेशन सर, देखो ध्यान से सुन लेना भाई, क्लास 12th वालों रिवीजन कर लेना। इसको मैं P1 मान लेता हूं, तो इसको मैं क्या मान लूंगा बताओ, P2 मान लो। इसको मैं क्या मान लेता हूं बताओ, P2 मान लो। तो निकाल लो वही सेम रिएक्शन। बोलो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, P2 माइनस का P1। वेरी गुड। और T2 माइनस का T1। आ गया कि नहीं आया। तो दोनों का डिफरेंट क्या हो गया बताओ, डेल्टा P डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डेल्टा T। क्या माइनस लगाऊंगा क्या मैं यहाँ, भाई क्यों लगाऊंगा, मुझे कोई शौक थोड़ी लग रहा है। क्यों, सर P1 तो 0 है और P2 2 है, तो फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो मुझे लगाना ही नहीं है, तो अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। तो देखो अब यहां समझ लो, आर में तो क्या होती है, कमी, और पी में क्या होती है, वृद्धि। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना, ये वाला और ये वाला। और ध्यान रखना, जिस वेग से ये कम होते हैं ना, उसी वेग से ये क्या हो जाते हैं, बराबर। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, इनकी सांद्रता घटती है और इनकी सांद्रता बढ़ती है। ये नेगेटिव वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है बताइए मुझे, पॉजिटिव वैल्यू है। बता दो मुझे यहां तक कोई समस्या हो तो। चलिए आगे देखो, आगे जैसे मैं आपको बता दूं, आगे आ जाओ। जैसे मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान से समझना है ना, अच्छा सवाल है, फिर न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी। मैंने लिखा भाई कि ए प्लस बी ने क्रिया करके क्या बना लिए, 2C बना लिए। जरा इसको लिखने का तरीका देखो आप, पहले इसके आगे एक मान लो और इसके आगे भी एक मान लो, अपने आगे कोई दिक्कत नहीं है, एक मान लिया। तो देखो इसकी अब पहले कंसंट्रेशन लिखो, ए की कंसंट्रेशन में समय के साथ परिवर्तन बराबर करो, समय के साथ बी, एक सेकेंड, बी की कंसंट्रेशन और बराबर करो डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये समय के साथ नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये किसके बराबर लिखूंगा मैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो जब भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, तो इनके ये जो गुणांक है ना, इन गुणांकों का क्या लगा दो आप, भाग। तो हमेशा लिखा करो 1/1, हमेशा लिखा करो 1/1, और हमेशा लिखा करो 1/2। तो नेट रिएक्शन क्या आ गई बताओ, देखो ये आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, आगे भी आपको काम आएगा। जैसे मैं N2+3S2 के लिए लिखूं तो N2+3S2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2NH3 लिखेंगे। तो बोलो क्या लिखूंगा, देखो 1/1 लिख लूं पहले, बोलो डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा बताओ, डेल्टा टी। बराबर क्या लिखूंगा बोलो, माइनस के 1/3 क्या लिखूंगा बताओ, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। बराबर बोलो प्लस के 1/2 बोलो डेल्टा, और क्या लिखूंगा बताओ, NH3 डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। तो बोलो ये लिखा के नहीं लिखा। एक चीज देखो, ये विलुप्त हो रहा है, ये भी विलुप्त हो रहा है, ये बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या करता है आपको, कि इसके विलुप्त होने की दर दे देगा, इसको इक्वल कर देना, और इसके बनने की दर दे देगा, इसको इक्वल कर देना, और दोनों को लिख देना। देखो रेट की बात करूं मैं आपसे, ध्यान से समझना बड़े अच्छे ढंग से, है ना। देखो सांद्रता में किसके साथ परिवर्तन है, समय के साथ। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है बताओ, मोल पर लीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड है। तो बताओ रेट का रिएक्शन क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, और कौन सा इनवर्स बताओ, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। और अगर गैसीय अभिक्रिया दे रखी हो तो आप क्या लिख देंगे, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपसे एवरेज दर पूछता है तो ये वही आएगा क्या, सांद्रता,
मोलर कंसंट्रेशन मान रखी है उन्होंने, T1 समय में x1 है, तो क्या लिख दूंगा बोलो, x2 माइनस x1, और बोलो T2 माइनस T1, तो बराबर में क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या लिख लूंगा, तो देखो वैसे याद कर लो आप, C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, उधर बोलो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और उधर के लिए क्या लिख लूंगा बोलो, P2 माइनस P1, और इधर के लिए क्या लिख लूंगा बोलो, T2 माइनस का T1। बताइए कोई समस्या हो तो आपको। चलें आगे। दर की क्या है, देखो इसकी विशेषताएं सुनो। किसी विशेष स्पीशीज की मोलर सांद्रता में परिवर्तन एक समय अंतराल में एक समान नहीं होता। औसत दर द्वारा किसी अभिक्रिया की वास्तविक दर का पता नहीं किया जाता। तो अब क्या चाहिए हमें, ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। अब ये एक निश्चित समय अंतराल पे होता है, जरा समझना, देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनो। किसी एक स्पीशीज की सांद्रता में किसी विशिष्ट क्षण पर परिवर्तन की दर ताक्षणिक दर कहलाती है। अब ताक्षणिक दर को औसत दर जब डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या हो, जीरो। देखो कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो लिमिट हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, तो बेग का ये परिवर्तन हो जाएगा। जब टेंडिंग टू तो ये वाला है ना, वो इसमें चेंज कर दो आप, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और अगर प्रोडक्ट के केस में लिख देंगे तो डीपी लिख देंगे। देखो ध्यान से, इनिशियल में ये ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यहां हमने कंसंट्रेशन मान ली, यहां हमने ये R2 वाली मान ली, निकाल लेंगे R2 माइनस R1, नेगेटिव आएगा तो आगे क्या लगा दिया हमने, नेगेटिव। चलो, प्रोडक्ट तो बढ़ते हैं ना, तो प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये P2, बोलो P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, अंतराल अंतराल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ताक्षणिक क्या होता है, किसी एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग होगा, उस वेग को ही क्या बोलते हैं, आर इंस्टेंटेनियस। और ये क्या होता है, माइनस के डी आर अपॉन डी टी, और यही इसका क्या होता है, ढाल होता है, स्लोप होता है। और स्लोप कौन सा थीटा होता है, बताओ आपके पास, टेन थीटा। क्या फॉर्मूले याद रखने आपको, फिलहाल दो फॉर्मूले याद रखने, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, रेट ऑफ रिएक्शन P2 माइनस P1, और रेट ऑफ रिएक्शन T2 माइनस T1, बोलो रखेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, उसके लिए प्लस में लिखो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और इसके लिए क्या लिखेंगे, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, और इसके लिए क्या लिखेंगे, माइ प्लस आएगा भाई, सॉरी है ना, डीपी डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसे ही प्रोडक्ट के केस में निकाल लेंगे हम, ये ढाल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या होता है। ग्राफ सुनो, रिएक्टेंट और टाइम के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे तो प्रोडक्ट तो बढ़ता जाता है, ये समय के साथ कम होते हैं, ये समय के साथ बढ़ते हैं। अगर निश्चित क्षण पे बात करें तो ताक्षणिक, और निश्चित क्षण पर बात करें तो कौन सा, ताक्षणिक। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। तो देखो, पहला है कि अगर आपने सांद्रता बढ़ा दी, तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। तापमान भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तापमान अगर आपने बढ़ा दिया तो अभिक्रिया के दर में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। अगर आपने उत्प्रेरक बढ़ा दिए तो उत्प्रेरक से भी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। अगर जैसे मान लीजिए आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो भी वेग में वृद्धि होती है। एक तो आपने क्या किया, अंधेरे में रिएक्शन करवाई और एक लाइट में करवाई, तो लाइट में करवाने से भी रेट के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलो, अगला क्या है, अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। इसके लिए नियम है, देखो क्या कहता है कि जो अभिक्रिया, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखी A प्लस बी, और ये बराबर बना C प्लस डी और डी, तो देखो रेट है ना, जो रेट है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की
सांद्रता के घातांकों का। अब इसकी घात क्या मान लेता हूं मैं, ए है तो ए लिख दिया, और इसकी घात क्या मान लेता हूं, वी है तो वी लिख दिया। लेकिन ये घातें अलग अलग होती हैं, है ना। तो मैंने क्या मान रखी है हमारे, ये इसके समान भी हो सकती है, इसके अलग भी हो सकती है। तो फिलहाल में रेट हम बता नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिकल राशि होती है। तो मैंने इस ए की घात क्या मान ली, एक्स मान ली, और इस बी की घात क्या मान ली मैंने, वाई मान ली। ये दोनों समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो फिर वेग का फॉर्मूला क्या बना, तो वेग बराबर क्या लिखा मैंने, के। ए की घात क्या लिखा भाई मैंने, एक्स लिखा, और बी की घात मैंने क्या लिखा, वाई लिखा। तो यहां से देखो वेग बराबर क्या लिखा, बोलो के, ए की पावर क्या आ गई, बोलो एक्स आ गई, और बोलो बी की पावर क्या आ गई, वाई आ गई। समीकरण नंबर एक। और इसकी फॉर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस के डी आर अपॉन क्या आ गया, डी टी, बराबर क्या लिख दूंगा, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। इसे बोलते हैं अवकलन वेग समीकरण, ये वाला याद रखेंगे इसको। कि एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन रेट कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। वह व्यंजक जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं, उसी का कौन सा नियम है, वेग नियम है। वेग नियम अभिकर्मकों के घातांकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिकल राशि है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे यहाँ क्या है, 1/2 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ किसने पे, 0 पे। तो वेग नियम का निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, प्रायोगिक रूप से होता है। तो हम प्रैक्टिकल निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा घातांक। अब यहाँ ये एक्स क्या होगा, यानी ये कौन सी घात पर निर्भर करेगा, ये हम बता नहीं सकते। कि यहां पे अगर हमारा एक है तो मैं यहाँ एक लगा दूं ना, क्यों, क्योंकि ये कौन सी राशि है, प्रैक्टिकल राशि है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास है ए प्लस बी से क्या मिला, बताओ, सी मिला। तो मैं रेट क्या लिखूंगा पता है, रेट समानुपाती होगा ए की कंसंट्रेशन मैंने क्या मानी है इसको, एक्स, और दूसरी कंसंट्रेशन बी, इसको मैंने क्या माना है, वाई। तो जो एक्स प्लस वाई का जो योग होगा उसे बोलते हैं हम एन। और ये जो एन होती है ना, इस एन का ही नाम होता है, क्या होता है बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस एन का नाम है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। तो देखो यहां से मैंने क्या लिख दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, तो के बराबर क्या लिख दिया मैंने, वो वेग बराबर क्या लिख दिया, रेट बराबर क्या लिख दिया बताओ, रेट बराबर लिख दिया मैंने के। ए की घात मैंने क्या मान ली, एक्स, और बी की घात मैंने क्या मान ली, वाई। तो मैं के निकाल रहा हूं ना, तो के बराबर क्या आएगा, रेट डिवाइडेड बाई ए की घात एक्स और बी की घात वाई। अगर ए की घात एक्स बराबर हो जाए बी की घात वाई के, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। और के बराबर क्या हो जाएगा, रेट, और ये एक आ जाएगा, तो रेट और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। इसका मतलब वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोल प्रति लीटर हो जाए। मात्रक भी निकालेंगे, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको याद रखना है वो याद ये रखना है कि के बराबर, दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट याद रखो, मोल डिवाइडेड बाई लीटर की घात 1 - n इनटू कौन सा फॉर्मूला, बोलो सेकंड इनवर्स। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। शून्य में वैल्यू ये रख देंगे, किसी की भी घात एक है तो मोल लीटर ये आ गया, यहाँ एक रख देंगे तो ये वैल्यू आ गई, और अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एक सवाल तो आपका यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। आणविकता क्या होती है, आणविकता को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये ध्यान रखना प्राइमरी अभिक्रिया के लिए होती है, ये घातांकों के योग के बराबर होती है। जैसे मान ले इसमें कितने मॉलिक्यूल भाग दे रहे हैं, एक और एक दो, तो इसकी आणविकता कितनी है, 2। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा कि ये एक है, ये एक है, ये एक आया है प्रैक्टिकली, ये एक और ये एक, ठीक है ना। तो इसकी कोटि भी कितनी आ गई, 2, और आणविकता भी कितनी आ गई, 2। जैसे द्विआड़ों का विक्रिया है, तो द्विआड़ों का विक्रिया है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट की कोटि कितने पे, घात पे, 1 पे, तो दोनों समान है, ठीक है ना।
लेकिन ये अलग भी हो सकती है। जैसे अब देखो आप यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ कितना है, 2 है ना, तो ये घातांक 2 पे निर्भर कर रहा है वेग, तो कोटि क्या है, 2, आणविकता भी 2 है। लेकिन यहाँ देखो आप 3 अणु है ना, तो आणविकता भी 3 है और ये भी 3 है। लेकिन ये मैंने कौन सी अभिक्रिया लिखी है, ध्यान रखना, ये मैंने कौन सी अभिक्रिया लिखी है, ये मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सब कुछ क्या होता है, समान होता है। लेकिन हमेशा नहीं होता। जैसे बताओ यहाँ कितने, एक, और यहाँ कितना, एक, तो इसकी आणविकता तो कितनी है, 2 है। लेकिन इस जो अभिक्रिया का जो रेट है ना, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एसिटिक अम्ल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि किस पे, जल पे। जल की कंसंट्रेशन कितने की पावर के बराबर है, 0 के, तो इसका ऑर्डर कितना आया, 1। लेकिन अभिक्रिया कौन सी है, यही क्वेश्चन आया है, इनको बोलते हैं कौन सी, ध्यान रखें बोर्ड में सवाल आया है, इसी का नाम होता है छद्म कोटि की अभिक्रिया। कौन सा नाम होता है इसका, छद्म कोटि की अभिक्रिया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया के, ये आपके पास होगा CH3COO-C2H5 की घात किसके, 1 के। तो जिसकी कोटि तो 1 हो लेकिन आणविकता 1 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलें आगे। एक और चीज समझो, देखो ये बातें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखी है। उचित अभिविन्यास के बाद 3 से अधिक अणुओं का एक साथ संगठन के बाद, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 प्रकार की आणविकता की जो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। जैसे यहाँ आप बोलो बोलो 1 और यहाँ कितने 6 और यहाँ कितने 1, तो 6 और 1 7 और 1 8 ना, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। जटिल अभिक्रिया जिनके स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण में 3 से अधिक अणु होते हैं, वे 1 से अधिक पदों में होनी चाहिए। जैसे जो अभिक्रिया अनेक पदों में होती है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो कौन से स्टेप पर डिपेंड करता है, मंद पद पर, और उसी का नाम क्या होता है, वेग निर्धारक। याद रखेंगे, अगर मैं H2O2 का क्षारीय माध्यम में, तो ये बनेगा, तो इसका वेग स्थिरांक ये होता है। और वेग स्थिरांक इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, वो किसकी पावर 1 पे और इसकी पावर 1 पे, तो द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया है, यहाँ प्रथम पद वेग निर्धारक है। नहीं, यहाँ पे क्या है, आपका वेग जो है वो ये लिख दिया मैंने, है ना, H2O2 आई अटैक करेगा, है ना, और यहाँ प्रथम पद ये वेग निर्धारक पद होता है, समझ में। और तो अभिक्रिया का वेग भी कौन से पद पे डिपेंड करता है, वेग निर्धारक पद पे डिपेंड करता है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लो भाई, बहुत बार पूछा गया है। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक होती है, सैद्धांतिक है। ये प्राथमिक हो चाहे जटिल हो, सब पे ये केवल प्राथमिक पे। शून्य हो सकती है, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, और ये ऋणात्मक कोटि की, हमेशा पॉजिटिव है। जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद की होती है। जटिल अभिक्रियाओं में मंद पद की आणविकता और कोटि क्या होती है, समान होती है। आपके सिलेबस में केवल और केवल 2 अभिक्रियाओं के समाकलित वेग समीकरण है, मैं आपको बता देता हूं। पहले हम पढ़ेंगे जॉर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या होता है, रिएक्टेंट से यदि मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या लिखूंगा, बोलो वेग, बोलो वेग बराबर के, रिएक्टेंट की पावर कितने पे, बोलो 0 पे, तो यहाँ कम होगा ना वेग, माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया, के, आर नोट की, आर की पावर 0, तो क्या हो गया, माइनस के डी आर बराबर, ये किसी की पावर 0 1 हो गया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर बराबर माइनस के डी टी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। चलो इसको आपके अकॉर्डिंग ही करते हैं, समाकलन करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। डी आर बराबर माइनस के डी टी, डी आर बराबर माइनस के डी टी, समाकलन कर दो, समाकलन कर दो। प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट, अंतिम सांद्रता आर तक, टाइम 0 से टी पर, कांस्टेंट को बाहर ले लो, इसका समाकलन होता है आर, ये आ गया माइनस के और टी की डी टी का समाकलन याद रखें, डी आर का समाकलन क्या होता है, बोलो आर होता है, और डी टी का समाकलन क्या होता है, बोलो टी होता है। तो ये 0 से कहाँ तक आ गया, टी तक आ गया, तो आर बराबर क्या आ गया, माइनस के टी माइनस का 0 रख दूं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो माइनस के टी।
अरे यहाँ एक इसका समाकलन नहीं होगा तो, लेकिन लिमिट भी तो लगाएंगे यहाँ पे, आर नॉट से आर तक, और यहाँ पे भी आर नॉट से आर तक, और यहाँ पे भी आर नॉट से आर तक। तो एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, आर माइनस के आर नॉट बराबर माइनस के टी। तो आप निकाल लेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा के टी। ठीक है ना। तो ये बराबर आपके पास फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर बराबर आर नॉट माइनस का के टी, वाई बराबर सी प्लस एम एक्स से तुलना कर दो, एक्स अक्ष पे तो ये ले लो, वाई अक्ष पे आर ले लो, सी इंटरसेप्ट ढाल के, तो ग्राफ माइनस आता है तो ग्राफ नीचे की ओर आता है ये वाला, और एंगल आपके पास ये वाला है थीटा, और कौन सा थीटा होगा, टेन थीटा। ये तो आपको याद रखना है, सिंपल है। अर्धायु और याद रखना है, जिसको बोलते हैं अर्धायु को क्या बोलते हैं, टी 50% होता है, या इसी का नाम होता है क्या बताओ, टी हाफ होता है। और ये फॉर्मूला तो पहले ही बता देता हूं कि टी हाफ याद कर लो, इस पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सवाल आया है, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के। प्रारंभिक सांद्रता से आधे होने में जितना समय लगता है उसी का नाम होता है अर्धायु काल। तो कुछ भी नहीं करना था आपको रिएक्शन के अंतर्गत, ये फॉर्मूला था आर बराबर आर नॉट माइनस का के टी था। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा आर, तो ये क्या हो गया, आर नॉट माइनस का के टी। थोड़ा सा कर लो, टी की जगह क्या लिख लो, टी हाफ लिख लो, तो आर नॉट माइनस इधर जाएगा आर नॉट बाई टू, तो क्या लिख लें हम, ये के इंटू टी हाफ बराबर क्या आ गया, ये वही आर नॉट बाई टू के बचा, टू बचा। तो अगर मुझे निकालना हो टी हाफ बराबर बोलो आर नॉट डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, टू के लिखेंगे, और ये वैल्यू आपकी आ गई, ये वैल्यू आपके पास है। और आपको पता है इस प्रकार शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर टी लाइफ टाइम निकालें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो खत्म हो चुका होगा ना, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, आर बराबर आर नॉट माइनस के टी होता है, ये खत्म हो चुका हुआ जीरो बराबर क्या हो गया, आर नॉट माइनस का क्या आ गया, के टी। तो आपको पता है आर बराबर क्या हो जाएगा बोलो, के टी। ठीक है, तो टी लाइफ टाइम लिख रहा हूं, एल एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर वाई के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, लाइफ टाइम। ठीक है ना, सिंपल डेरिवेशन है, साथ साथ करेंगे। प्रथम कोटि के लिए भी डेरिवेशन देख लो भाई। प्रथम कोटि का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की कौन सी घात के समानुपाती होता है, प्रथम के। तो ये तो मैंने याद करने को बोला था ना आपको, यहां तक क्या फॉर्मूला था बोलो, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी बराबर बोलो माइनस के डी टी। समाकलन कर दो, समाकलन कर दो, ये प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या मान लें, आर नॉट, इसकी बोलो आर, टाइम बोलो जीरो, इसको बोलो टी, डी आर। अब देखो यहां से थोड़ा सा समाकलन सीख लो, डी आर अपॉन आर का समाकलन याद कर लें एल एन आर, और डी टी का समाकलन याद कर लें टी। तो देखना एक बार, इसका समाकलन क्या हो गया, एल एन आर, और ये लगा दें, बोलो आर नॉट की पावर आर, कांस्टेंट बाहर आ गया के, आपको पता है टी, टी की घात जीरो से टी। तो एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट बराबर माइनस के उच्च सीमा टी माइनस का क्या आ गया, जीरो। तो माइनस में है ना, तो यहीं से एक ग्राफ तो आप डायरेक्ट बना लो, एल एन आर बराबर इधर भेज दो, एल एन आर नॉट माइनस का के टी। ठीक है ना, अगर उसको करना है तो करो, नहीं तो अभी मत करो। इसको ग्राफ बना लेंगे, y बराबर सी प्लस एम एक्स से, यही बन जाएगा एक तो ग्राफ, सीधा सिंपल प्लॉट हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ये रहा एल एन का बेस ई रहा, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, है ना। अगर हम इसको बेस 2.230 करेंगे तो डायरेक्ट आप तो याद कर लो क्या, वो आप याद रखेंगे लॉग आर बराबर लॉग आर नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.230, सेम है, मैंने केवल गुणा किया था। वैसे मैं आपको बता दूं
कि log ln को अगर मैं log में कन्वर्ट करूंगा ना, ln का बेस e को log में कन्वर्ट करूंगा ना, तो 2.303 log का बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सब में ये हो जाएगा। फिर मैं इसको भाग लगा दूंगा तो यही बनेगा, ठीक है ना। देखो ये वाला, ये बन गया y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ नीचे आएगा, ढाल कौन सा, थीटा होता है, tan थीटा। इस समीकरण के अन्य रूप भी हो सकते हैं। देखो मैं इसको केवल क्या लिख रहा हूं, आपको मैंने क्या बोला कि भाई ln r बराबर क्या हो गया, ln r नॉट माइनस का के टी डिवाइडेड बाई 2.2303, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप तो याद रखें, कर लेना केवल पक्षांतर, 2.230 डिवाइडेड बाई के, और ये हो जाएगा बोलो लॉग आर नोट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताओ, आर आ जाएगा, आर नोट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहां से आर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो आपको पता लग गया यहां से। ये तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टी कौन सा, टी बराबर बोलो 2.303 डिवाइडेड बाई के, लॉग बोलना एक बार आर नॉट डिवाइडेड बाई आर, रख दिया मैंने। अब देखो आर माइनस आर नॉट, ये भी लिखा है ना, आर माइनस आर नॉट इधर ले आए, माइनस का के टी है, तो लॉग का बेस ई है। अगर मैं देखो मैं बताऊं आपको भाई, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट बराबर माइनस का के टी, तो यहां से क्या है, माइनस में लिखी हुई है, तो एल एन बोलो आर डिवाइडेड बाई आर नॉट बराबर क्या लिख सकता हूं बताओ, माइनस का के टी। अगर लॉग ले लें तो ई की घात में चला जाएगा ना, बोलो आर डिवाइडेड बाई आर नॉट, बोलो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का के टी, तो फॉर्मूला आ जाएगा क्या, आर बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आ जाओ, ये फॉर्मूला, ये ग्राफ भी आप याद रखें कि एक्सपोनेंशियली कम होता है ये वाला। अगर टी बराबर 0 है और ए की सांद्रता ए नॉट है, तो टी इनफाइनेट पे ए की सांद्रता कितनी होगी, 0। तो ये अनंत समय में पूर्ण होती है ये प्रकार की अभिक्रिया, कहां जाके मिलेंगी हमें कोई पता नहीं है। अर्धायु काल में केवल आर की जगह हम रखेंगे आर नॉट बाई 2 के, तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। वो हमने अभी पीछे मिस्टेक थी, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया था, वो उसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला लिखूं आपके सामने, तो देखो पहला के बराबर आर नो, एक सेकंड देखो मैं आपको बताऊं क्या क्या फॉर्मूला, यहाँ पे आप मिस्टेक है ना उसको आप कर लेना, ठीक है। ये वाला लिखा है, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। कौन सी ऑर्डर के लिए है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है ना। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, यहां से लिख देंगे क्या, के टी बराबर आर नॉट माइनस के आर, ये वाला। तो इसको मैं समराइज कर देते हैं आपके लिए कंप्लीट। देखो पहला फॉर्मूला आर नॉट माइनस के आर डिवाइडेड बाई टी, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल क्या होता, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। फर्स्ट के लिए बोलो आर बराबर क्या होता, आर नॉट ई की पावर माइनस का के टी। फॉर्मूला याद रख लें, के बराबर क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ भी बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है बोलो के। ये फॉर्मूले आपको याद रखने। अगला इसी में जो पार्ट है वो है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो वो आपस में टकराते रहते हैं, और टकराने से ही क्या मिलता है, बनता है उत्पाद बनता है। और एक प्रति इकाई आयतन में अभिकारक पदार्थों के मध्य होने वाली टक्करों की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, संघट्य आवृत्ति। याद रखेंगे एनटीपी पर गैसीय अभिक्रिया के मध्य 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 तक हो सकती है, ऐसी अभिक्रिया ताक्षणिक होती हैं।
कोई जरूरी नहीं है टकराने से उत्पाद मिल जाए, अगर वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग में होंगी तो ही उत्पाद मिलेगा, अन्यथा उत्पाद नहीं मिलेगा। तो मैं दो चीज बात आपको याद करनी है। पहली जो बात करनी है वो तो है एक एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और एक ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम ऊर्जा होती है किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए, उस अभिक्रिया कौन सी ऊर्जा कहते हैं, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। देखो जैसे ये है बिल्कुल करेक्ट है, अगर अब ये आएगा तो ये इनकरेक्ट है, ये आएगा तो इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों की आपस में टक्कर होती है ना, तो सर कब फूटेगा, जब बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएंगे, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, वो बैरियर आपका पार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ये वाला है इस वाले पे कि यहाँ आपके पास आई है और आई हटके ओ एच आ जाए, तो यहाँ कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। उत्पाद कब मिलेगा, उत्पाद जब ये कहां से अटैक करेगा, पीछे की साइड से ये ऐसे इस पे अटैक करेगा, ये यहां से ये एच जाएगा या जो भी आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए। मतलब रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब वो दो अवरोध पार करेगा। एक तो अवरोध किसका, एनर्जी बैरियर है, और एक उसका क्या होना चाहिए, ऊर्जा अवरोध, यानी अवरोध ओरिएंटेशन भी उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये ऐसा बताया जाता है कि अगर आपने अभिक्रिया के वेग में, जैसे टेम्परेचर आपके पास टी डिग्री सेंटीग्रेड को 300 केल्विन मान रहा हूं मैं, और आपने यदि इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी, 310 केल्विन कर दिया, तो अभिक्रिया के जो वेग है ना, वेग स्थिरांक है ना, वेग में 2 से 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो तो ताप गुणांक निकालते हैं हम, ये रहा अपने पास 300 वेग स्थिरांक निकाल लो, और 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक निकाल दो, तो ये कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के वेग में होने वाली संघट्टों की कुल संख्या में वृद्धि के कारण नहीं हो, बल्कि प्रभावी संघट्टों से होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का एक तो फॉर्मूला याद रखें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है ना, उसमें से अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को घटा दें। अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जिससे सामान्य ऊर्जा अवस्था वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तापमान में वृद्धि के द्वारा होती है। अभी मैं बताते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी से बनते हैं सक्रियत संकुल, और सक्रियत संकुल से एनर्जी रिलीज होती है और क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। देखो इसका ग्राफ से होगा। सबसे पहले क्या है कि यहाँ हमारे अभिकारक हैं, धीरे धीरे क्रिया की तो ये यहां पहुंचे एनर्जी के बैरियर पे, सक्रियत संकुल बना, एसी इन्होंने क्रिया की, फिर ये यहां से टूट के ये निकल जाएगा। अब यहां निकलने वाली ऊर्जा यहां, ये हमने नोट कर ली। तो ध्यान से सुनना कि H2 और I2 ने आपस में क्रिया करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, और यहां से एनर्जी निकली और ये क्या बना लिया, HI बना लिया, तो ये वाला बन गया। तो ये यहां से और जो यहां तक की जो एनर्जी है ना, इस ऊर्जा को बोलते हैं कौन सी, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, सक्रियत संकुल के निर्माण के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड एनर्जी बोलते हैं। अब देखो आप समझो, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, है ना। यदि उत्पाद बनने में सक्रिय संकुल द्वारा मुक्त ऊर्जा का मान अभिकारकों द्वारा अवशोषित ऊर्जा से अधिक हो तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाएगी। देखो यहां से यहां पहुंचा, एक्टिवेशन है फॉरवर्ड की, और यहां से ये निकल गया तो ये एक्टिवेशन है बैकवर्ड की। ज्यादा कौन है, बैकवर्ड की ज्यादा है, और फॉरवर्ड की क्या है, कम। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा देखो उसमें क्या रह जाएगा, ग्राफ ऊपर रह जाएगा। तो फॉरवर्ड की क्या है, ज्यादा है, और बैकवर्ड की कम है। तो इनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बताओ, नेगेटिव होगी। यानी नेगेटिव होगी तो कौन सी छेपी होंगी बताओ, ये ऊष्मा छेपी रिएक्शन होंगी। और इनके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या रहेगी बताओ, पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव रहेगी तो इनके लिए, इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी रिएक्शन बोलते हैं। यहां से निकाल लो, अगर आप निकालते हैं इसको, क्या मान लो, रिएक्टेंट की एनर्जी, है ना, नहीं आपके पास, हाँ ये रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगी, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऊर्जा अवरोध का महत्व, यदि ये नहीं होते तो अभिकारक स्वतः ही जलने लग जाते, कोई बैरियर ही नहीं होता तो अपने आप जल जाते और पृथ्वी का क्या होता, विनाश होता। लेकिन एक बात जरूर है, आपको पढ़ाई नहीं करनी होती, कुछ होता ही नहीं तो आप बैठे रहते, आपका कोई अस्तित्व भी नहीं रहता। तापमान के साथ प्रभाव की व्याख्या की बात करते हैं, अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा में हमने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ आता है।
सक्रियण ऊर्जा का। ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बताता है। अणुओं के अंश को बोलते हैं ई एन ई डिवाइडेड बाई एन टी। लेकिन इसमें दो ग्राफ बनाए मैक्सवेल वोल्टेज मानने कि एक तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे टी टी डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया ग्राफ, और एक टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया। तो जब टी प्लस 10 डिग्री पे बनाया ना, तो जो ये पहले वाला था ना, ये लगभग इसका क्या था, डबल था। इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। आर्यनीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। के बराबर क्या होता है, ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ए एक समानुपाती स्थिरांक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा मुझे इसको हम कौन सा कारक भी बोलते हैं, आवृत्ति कारक भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एनसीईआरटी में लिखा है, पर आप कमेंट करके जरूर बताना। आवृत्ति कारक ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बोला भाई आवृत्ति कारक, इसको सब कुछ पता है। लॉग ले लेंगे, ये हो गया लॉग, गुणा में लिखिए तो प्लस में कर दिया, ये आगे आ गया, और एल एन का बेस ये 1 होता है, ये वैल्यू आ गई क्या, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई कौन सा टी बोलो, आर टी। लघु कणक में परिवर्तन कर लें तो भाग लगा दो आप, तो डायरेक्ट सीधा सिंपल ग्राफ है टेन थीटा, ये वाला ग्राफ बनेगा। यही पूछा गया ग्राफ था, लॉग के और 1/k में ग्राफ ढाल ये आएगा। अगर k1 है तो ये t1 है, ये k2 है तो ये t2 है। घटा बढ़ा के आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, आर्यनियस अंतराल समीकरण k2 डिवाइडेड बाई k1 बराबर माइनस के ई 2.303 आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है, उत्प्रेरक एक स्थायी परिवर्तन हुए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाविधि थोड़ा सा अस्थायी बंध बना लेते हैं, मध्यवर्ती बनता है, और लास्ट में उत्प्रेरक अलग हो जाते हैं और अभिक्रिया। तो एक चीज याद रखें, उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा डेल्टा जी में कोई परिवर्तन नहीं करता, और स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं को ही ये क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। ये ग्राफ पूछ लिया गया है क्लास 12 के अंतर्गत। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है, और उत्प्रेरक अनुपस्थिति में, और उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करेगा। अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है। ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।